हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सीडीपी को। दोस्तों, सीडीपी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार ट्रेंड करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? क्या केवल समायोजन शामिल है, केवल समावेशन शामिल है, या फिर समावेशन और समायोजन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? गैस कीजिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या शामिल होता है? तो देखिए, इसमें समावेशन और समायोजन दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? यानी आपको किसी चीज के बारे में पूर्व ज्ञान होना और पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ना। बताइए क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रिया या संप्रत्यय? तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो स्कीमा कहलाती हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो है मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है। यह क्या प्रदर्शित करता है? क्या यह जीववादी सोच है, क्रमबद्धता है, केंद्रीयता है, या फिर अप्रतिवर्ती सोच है? क्या है ये? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गुड्डे गुड़ियों से बातें करते हैं क्योंकि वो उनको भी लिविंग थिंग्स मानते हैं। कार की यहाँ बात हो रही है तो कार को भी वह सजीव मानती है, लिविंग थिंग्स मानती है क्योंकि कार चलती है। तो ये कौन सी सोच कहलाती है? तो देखिए, यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा जीववादी सोच, यानी एनिमिस्टिक थिंकिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? किस आयु में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? तो देखिए, वो होती है संवेदी चालक अवस्था। कौन सी होती है? संवेदी चालक अवस्था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक द्वारा निम्न से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मक और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से होता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? हम प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? या हम अपने शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? बताइए इसमें राइट ऑप्शन ऐसा कौन सा होगा जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और उनके स्किल को बढ़ावा दे? तो देखिए, प्रदूषण क्या होता है इसकी एक डेफिनेशन होती है। प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो गिने चुने इसके कारण होते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये भी पता है सभी को, लेकिन हम प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इसमें बच्चा दिमाग लगाएगा और वह दिमाग लगाकर सोचेगा कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं। बच्चों के जो आंसर होंगे वो भी अलग अलग तरीके के होंगे, यानी बच्चा अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा? कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर आपका क्या परिणाम होगा, आप सफल होंगे असफल होंगे, ये अनिश्चित है यानी मालूम नहीं है, लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा? क्या वह आनंद की स्थिति में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दुश्चिंता यानी एंजाइटी हो सकता है। उम्मीद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वह असफलता पर ध्यान दे रहा है। बोरियत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या कौन सा संवेग है जो उस कंडीशन में वह अनुभव कर रहा है? तो देखिए, वो हो जाएगा एंजाइटी यानी दुश्चिंता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2022 में सरकारी और निजी स्कूलों में कितने साल तक के बच्चे के लिए मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? 6 वर्ष के, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? कितने वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए?
तो देखिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि एनसीएफ 2022 में सरकारी और निजी स्कूलों में 5 साल तक के बच्चे के लिए मातृभाषा का जो माध्यम है, मीडियम है, वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। हमारी जो मातृभाषा है हिंदी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, महारत उन्मुखी या प्रदर्शन उन्मुखी या असफलता स्वीकार या फिर महारत परिहारी, किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, तुम किसी भी लक्ष्य में किस लिए आप उसको हासिल करना चाहते हो, निपुणता के लिए। जब आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें निपुणता हासिल करने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। यह प्रिंट समृद्ध भाषा सीखने में मदद करती है। देखिए, यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। अगर उन्हें उनकी क्लास में जो प्रिंट होते हैं उनको लगा करके उनको समझाया जाए तो वो उनके जो भाषा सीखने की जो कला होगी उसमें सुधार होगा और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है किसमें, बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक के मानसिक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में या बालक के नैतिक विकास में। तो देखिए, जो शिक्षा है ये बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त हो, उससे दूसरों को भी लाभ हो, उससे आपके सम्मान में वृद्धि हो या उससे आपको नौकरी प्राप्त हो। बताइए, आपकी शिक्षा सफल कब होती है, जब उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त हो, तब आपकी शिक्षा सफल है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उत्तम शिक्षा जो है वो सर्वाधिक सहायक है। किस में सहायक है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में या फिर व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाने में। बताइए, उत्तम शिक्षा जो सर्वाधिक सहायक है वो क्यों सहायक है। तो देखिए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में जो शिक्षा होती है वो सहायक होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें सर्वाधिक सहायक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक पक्षों का विकास होता है। सर्वाधिक सहायक के रूप में यदि देखा जाए तो इन पक्षों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है मातृभाषा अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा हिंदी या फिर ये तीनों भाषाएं। तो देखिए, इसमें राष्ट्रभाषा जो हिंदी है ये सर्वाधिक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लिए उपयुक्त है वर्तमान शिक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति या फिर वस्तुनिष्ठ पद्धति। तो देखिए, शिक्षा के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त होगी वो होगी सेमेस्टर पद्धति। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों को विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दिया या फिर एक ही वस्तु को दोहराया जाए। तो देखिए, ये दोहराना जहाँ भी आपको दिखे उसे कट कीजिए। बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दिया या फिर बालकों के विषय में रुचि हो या अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, इन तीनों में से क्या सही हो सकता है। तो देखिए, जहां पर बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है यही इसका राइट ऑप्शन होगा। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारत इतिहास द्वारा या भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। बताइए, तो देखिए, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बताइए, क्या आवश्यक है, धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर ये सभी। तो देखिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए यदि आवश्यक माना जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके राइट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखने सिखाने के दौरान किया गया आंकलन से शिक्षक को पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है या सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है।
क्षमता और सीखने की कमी में पहचान करने में सहायता मिलती है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्षमताओं और सीखने की कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना सिखाना हो, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर क्या होगा, क्या कठिन लगेगा प्राथमिक स्तर के बच्चों को। अमूर्त से मूर्त की ओर, या सरल से कठिन के क्रम में हो, या कठिन से सरल के क्रम में हो, या विशिष्ट से सामान्य के क्रम में हो, क्या होना चाहिए। तो देखिए जब छोटे बच्चों की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, तो इन्हें सरल से कठिन के क्रम में हमें सिखाना होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्यापक आंकलन का अर्थ क्या होता है। बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी, बच्चे की समेकित प्रगति के बारे में जानकारी, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी, या बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति की जानकारी। तो देखिए व्यापक जो आंकलन होता है वो बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी होती है। एक शिक्षक को बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।